नमस्ते दोस्तों, आज तत्वदर्शी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम जो हमारे ज्योतिष विद्या में जो 7 बड़े विद्वान ऋषि हो गए उनके बारे में जानने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो आज मैं जो विषय बताने जा रहा हूँ वो जैमिनी एस्ट्रोलॉजी है, और उसके पहले थोड़ा जैमिनी ऋषि के बारे में जान लें। तो ऋषि का मतलब ही प्रकृति को जानना है, यानी रुत यानी ईश, रुत यानी प्रकृति और ईश यानी जानना। तो जो प्रकृति के नियम को जानना होता है, हमारी जो आसपास घटनाएं बनती है उसको जो जानकारी में जो अपना जीवन व्यतीत करता है और हमें उसमें से गहन शोध करके अच्छा हमारे सामने व्यवहारिक पक्ष रखते हैं, उसको हम ऋषि बोलते हैं। और वो आज हम जैमिनी ऋषि के बारे में बताएंगे। तो जैमिनी ऋषि वो उसके पहले भी पराशर होरा शास्त्र में जो जैमिनी ऋषि ने खोज निकाला वो तो पहले से उपलब्ध ही था। और पराशर जो मुनि थे उन्होंने बृहत्परा होरा शास्त्र का जो निर्माण किया था, उसमें प्रकरण 31 या और 32 में ये सब जैमिनी सूत्र तो थे ही, लेकिन वो संक्षिप्त में थे। और जैमिनी मुनि ने उसके बाद पूरा उसका विस्तरण किया। उन्होंने अपनी प्रज्ञा से, अपनी नेत्र ज्योति से उनको आगे बढ़ाया और हमारे सामने और ही अच्छी तरह से संक्षिप्त में सूत्रीकरण किया, लेकिन बहुत नए विषय भी जोड़े और वो हमें फोनोटिक यानी अंकों की भाषा में दिए। फिर बाद में कई विद्वानों ने उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करके हमारे पास आज जो हमारे पास उपलब्ध है वो ज्योतिषी जैमिनी के माध्यम, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम देख रहे हैं। एक्चुअली जैमिनी और बृहत पराशर होरा शास्त्र भी अलग नहीं है, एक ही सिक्के के 2 बाजू है। केवल हमें थोड़ी सी दृष्टि को चेंज करना है। वो दृष्टि अगर हम सही तरीके से समझ लें तो जैमिनी एस्ट्रोलॉजी मेरे हिसाब से इनके जैसा सरल और सटीक पद्धति हमारी एस्ट्रोलॉजी में नहीं है। और ये हमारी ज्योतिष विद्या में बहुत ही अनमोल हीरे जैसा एक रत्न हमारे पास है। तो हमें ये जानना है कि हम जो क्यों उसे गंभीर और गहन मानते हैं, या हमारी पहुंच के बाद यानी हमारी अंडरस्टैंडिंग के लेवल के बाद समझते हैं, वो एक ही मात्रा में, एक ही मैं विषय में समझा दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्यों अलग है और क्यों हम उसको मुश्किल समझते हैं। तो वो आप समझ लेंगे तो आसान हो जाएगा और आप आगे से ये विषय को गंभीरता से लेंगे और अपने जो व्यवहारिक ज्योतिष शास्त्र का आप अभ्यास करते हैं उसमें भी संबलित करके उनको आप अपनी एस्ट्रोलॉजी की जो विद्या है उसको बहुत ही अच्छी तरह आगे बढ़ा पाएंगे, वो मेरा विश्वास है। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि जैमिनी एस्ट्रोलॉजी बृहत्परा होरा शास्त्र से क्यों अलग है और किस मायने में वो अलग है। तो दोस्तों, एक ही महीने में वो अलग है कि वो राशि को ज़्यादा महत्व देती है, जबकि हम पराशरी विद्या में, पराशरी ज्योतिष में हम ग्रहों को महत्व देते हैं।
हम जब कुंडली देखने रहते हैं तो हम पराशरी विद्या में हम ग्रह किस राशि में पड़े हैं और वो उसकी ताकत क्या है, और वो उच्च का है, नीच का है, मित्र में है, तो वो सब निकाल के हम देखते हैं। तो हम वो सिस्टम से हम इतने ज्ञात हो चुके हैं कि हम वही एंगल से हम जब देखते हैं तो जेमिनी अपने आप में थोड़ी मुश्किल सी लगने लगती है। लेकिन आज में जो ये मैं ये जो फंडामेंटल बता देता हूँ, इसका जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो कैसे चेंज हो जाता है, और मैं उसको उदाहरण रूप से बताऊंगा तो आप समझ पाएंगे कितनी आसान हो जाती है। तो देखिए, जैसे पराशर में ग्रहों का मैंने बताया, तो इसमें जो जैमिनी में हम राशि की दृष्टियाँ देखते हैं, जबकि पराशर में ग्रहों की दृष्टियाँ देखते हैं। तो राशि की दृष्टियाँ एक राशि दूसरी राशि को दृष्टि करते हैं, ग्रह नहीं दृष्टि करते। यहाँ पर ग्रह जो राशि में बैठा है वो राशि जिस स्थान को दृष्टि करेगा उसी को हम दृष्टि मानेंगे। तो वो अपने आप में अलग हो जाता है। उसकी वजह से हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि कुंडली में मेष का गुरु है, ठीक है। अब मेष का गुरु पराशरी सिस्टम में कैसे हम देखेंगे? हम देखेंगे कि गुरु की 9 पंचम दृष्टि से वो सिंह राशि में देखेगा, और वो जो स्थान में है वो स्थान को देखेगा, और 9वीं दृष्टि से वो धनु राशि को देखेगा, और धनु राशि में जो स्थान पे है वो स्थान को देखेगा। तो ये हम पराशरी सिस्टम में देखते हैं। और इस तरह से हम शनि की 3-11 की दृष्टि देखते हैं, और हम देखेंगे मंगल की 4-10 की दृष्टियाँ, 4-8 की दृष्टियाँ देखते हैं। तो ये यहाँ पर वो दृष्टि देखेंगे, जबकि अब वही मेष का गुरु कैसे दृष्टि करता, तो उसके पहले कौन सी राशि किस तरह से दृष्टि करते हैं वो बेसिकली हमें समझ लेना चाहिए कि जेमिनी में राशि दृष्टियाँ क्या होती है। तो चर राशि स्थिर राशि को देखते हैं, और स्थिर राशि चर राशि को देखती है, और द्विस्वभाव राशियाँ द्विस्वभाव राशि को देखती है। ये हमारा बेसिक जेमिनी सिद्धांत है। अब जेमिनी का, और इसमें अपवाद होता है कि चर राशि अपनी बगल वाली चर राशि अपने आगे वाली राशि को नहीं देखेगा, और उसको छोड़ के दूसरी 3 राशियों को देखेगा, और स्थिर राशि अपनी पीछे वाली आए अपने से 12वीं राशि को नहीं देखेगा, बाकी की 3 राशि को देखेगा। और चर राशि एक दूसरे को सभी, वहाँ अपवाद नहीं है, केवल चर और स्थिर राशि में अपवाद है। तो अब ये राशि दृष्टियाँ हो गई। अब हम आगे देखा मेष का गुरु का दृष्टांत, तो अब जेमिनी में किस तरह से वो दृष्टि करेगा। तो मेष राशि का गुरु, मेष राशि चर राशि है, तो वो चर राशि स्थिर राशियाँ देखेगा अपनी दूसरी राशि को छोड़ के, यानी वृषभ को छोड़ के वो सिंह राशि को देखेगा, वृश्चिक को देखेगा, और वो कुंभ राशि को देखेगा। अब हमने पराशर में कौन सी राशि को देखा? सिंह को देखा और धनु को देखा। यहाँ पर किसको देखा? सिंह को। तुला को भी देखा करो कि सप्तम राशि सप्तम दशा है। यहाँ पर किसको देखा उसने? सिंह राशि को देखा, वृश्चिक को देखा और कुंभ को देखा। तो इस तरह से पूरा सिस्टम बदल गया। तो अगर ये हम इस तरह से जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का फंडामेंटल
चेंज है पराशर सिस्टम से। तो अब ये हम समझ लें तो दूसरी चीज़ आसान हो जाती है। तो जो नौ पंचम यानी वो विशिष्ट दृष्टियाँ पराशर में है, वो यहाँ पर राशियों की हो जाती है। तो वो छोड़ के और भी बहुत सारे पहलू हैं, दूसरे नए विषय जो हमें जैमिनी में जानने मिलते हैं, जो पराशर में नहीं है। वो विविध प्रकार के कारक, जो यहाँ पर हम जो कारक होरा शास्त्र में देखते हैं, वो कारक होते हैं स्थिर कारक। यानी अगर हम पिता का कारक समझे तो वो सूर्य है, माता का कारक है चंद्र है, भाई का कारक मंगल है, पत्नी का कारक शुक्र है। वो सभी की कुंडलियों में एक जमा होता है। जबकि जैमिनी सिस्टम में चार कारक हो जाते हैं, यानी अलग कुंडली में अलग से कारक हो जाते हैं। वो ग्रहों की अंशात्मकता के हिसाब से दी जाते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जो ग्रह होता है डिग्री वाला, अंश वाला, उसको आत्मा कारक बोला जाता है। वो आत्मा कारक के बाद की जो डिग्री यानी कम थोड़ी होती है, वो होता है आमत्य कारक। उसके बाद की जो डिग्री आती है कम डिग्री, वो भातु कारक होता है। उसके बाद वाला मातृ कारक, उसके बाद वाला पुत्र कारक, उसके बाद वाला ज्ञाति कारक, और उसके बाद कम से कम डिग्री वाला जो ग्रह होता है वो होता है दारा कारक, यानी पत्नी का कारक। तो इस कारकों से हम जब हम पराशर में देखते हैं कि भाई हम जमीन के बारे में देखते हैं, तो हम चौथे स्थान को देखते हैं। तो चौथे स्थान से और चतुर्थ से देखते हैं, या मंगल से देखते हैं, उसका कारक मंगल है। जबकि यहाँ पर चतुर्थ भाव को नहीं देखेंगे, केवल हम मातृ कारक को देखेंगे, और उसके हिसाब से हम उसके वो जो दशा या महादशा है वहाँ उसकी क्या पोजीशन है उस हिसाब से देखेंगे। तो ये जो फर्क है वो सबसे बड़ा बदलाव है। तो ये दूसरा बड़ा बदलाव है। तीसरा एक है कि हमें जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में विविध प्रकार के यानी लग्न होते हैं। जैसे आरुद्ध लग्न है, तो आरुद्ध लग्न क्या होता है कि एक जन्म का जो लग्न का जो जन्म लग्न का जो मालिक जिस स्थान में बैठा हो, वो जन्म लग्न से जितने स्थान आगे बढ़ा हो, उतना ही स्थान से लेके वो आगे जो स्थान आएगा उसको हम आरुद्ध लग्न बोलेंगे। तो आरुद्ध लग्न का उपयोग क्या है? तो बहुत सारी जानकारियाँ जानने के लिए आरुद्ध लग्न का उपयोग किया जाता है। और जो देखिए होरा शास्त्र में जो कुंडली होती है वो हमारे केवल एक जन्म की नहीं होती है, लेकिन पिछले जन्म का भी सब किताब देखा जाता है, और आगे भी हमारा जो जीवन क्या होगा वो भी देखा जाता है। जबकि आरुद्ध लग्न से हम ये जीवन में क्या पाएंगे, क्या खोएंगे, लोग हमें कैसे जानेंगे, हमारा रिकग्निशन क्या होगा, तो वो सब जानने के लिए आरुद्ध लग्न का उपयोग किया जाता है। हमारी आमदनी कैसे होगी, हम कैसे कमाएंगे, तो ये सब चीज़ें होंगी, वो देखने के लिए आरुद्ध लग्न है। एक अवकाश लग्न, जैसे मैंने आगे बताया कि जो सबसे ज़्यादा डिग्री वाला ग्रह को हम आत्मा कारक बोलते हैं। तो जन्म कुंडली में जो भी है आत्मा कारक ग्रह होता है, वो हमारे नवमांश कुंडली में जिस राशि में हो उस राशि को हम जन्म लग्न में देखेंगे, और वो उसको हम कारकांश लग्न मान के चलेंगे, और उसे जो विविध भविष्यवाणियाँ होती है वो कारकांश लग्न बोला जाता है। और कारकिर्दी के बारे में, आदमी का जो कारकिर्दी के बारे में बहुत सारी
बहुत ही गहराई से जमीनी एस्ट्रोलॉजी में पाया। और मेरा मानना ऐसा है कि कारकाउंस लग्न भी जमीनी एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही, जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ही अनमोल रत्न है, तो वो अनमोल रत्न में से एक कारकाउंस लग्न है। और बहुत सारी भविष्यवाणियाँ बहुत ही सटीक तरह से की जाती है। बाद में बहुत दूसरे भी बहुत सारे लग्न होते हैं। होरा लग्न जो हमारे जो होरा शास्त्र में देखा नहीं, लेकिन वो अलग होता है। श्री लग्न होता है, वर्णदा लग्न होता है, फिर उपपद लग्न। तो उपपद लग्न से हम हमारे लग्न जीवन की बहुत सारी चीज़ें बहुत ही बारीकाई से देखा जाता है। और दोस्तों मैं मेरी कैरियर में यही देखता हूँ, लग्न के बारे में अगर देखना है तो उपपद लग्न से ही देखता हूँ। बहुत ही सटीक होता है और बहुत ही अच्छी तरह से हम देख सकते हैं, बहुत ही सटीक तरह से देखा जाता है। तो उपपद लग्न भी है। तो ऐसे बहुत सारे लग्न हैं। तो ये भी हमें एक थोड़ा अलग जमीनी ऋषि ने हमें दिया है। बाद में हम होरा शास्त्र में हम जब हम समय निकालना वो फलित कब होगा, तो हम ज़्यादातर हम ग्रहों की दशाएं देखते हैं, खासकर से विंशोत्तरी दशा। तो ये दशाएं देखी जाती है ग्रहों की। जबकि यहाँ पर जमीनी एस्ट्रोनॉमी में चूँकि उसका राशि का भेद है, पूरा सिस्टम राशि भेद है, तो राशि की जो दशा है वो देखी जाती है। और 40 से भी ज़्यादा जमीनी मुनि ने विविध प्रकार की दशाएं दी है। और वो उसमें से ज़्यादातर जो दशाएं देखी जाती है वो है चर दशा। चर दशा सभी में देखी जाती है। स्थिर दशा है, फिर नवमांश दशा है, त्रिकोण दशा है, पद्मनाभ धाम सा दशा है, तो ऐसी फिर नारायण दशा है। तो ऐसी बहुत सारी दशाएं हैं जो राशि के आधारित होती है। और हमारे जो जमीनी के मनीषी है वो अपने हिसाब से वो राशियाँ का आकलन करके उसको अपनी भविष्य कथन में बहुत ही विस्तार से उनका उपयोग करते हैं। तो इस सदी के बहुत ही हमारा सद्भाग्य है कि इस सदी में जमीनी एस्ट्रोलॉजी जो 100 साल पहले लुप्त हो चुकी थी, लेकिन वो सत्यनारायण भी है, फिर जो रमन साहब के दादाजी थे, रमन साहब ने भी उनको उनने काम किया। फिर अपने के.एन. राव साहब ने भी बहुत काम किया। वेमूरी मूर्ति साहब ने भी बहुत काम किया। आंध्र के बहुत ही बड़े विद्वान थे। रंगाचार्य ने भी बहुत अच्छा काम किया है और उन्होंने भी बहुत सारी जमीनी के बारे में हमें जानकारियाँ दी है। तो ऐसे कई मनुष्यों की वजह से हमें ये ज्ञान अब बहुत ही अच्छी तरह प्राप्त हो चुका है। अब ये मेरे जीवन की जो ज्योतिष यात्रा है उसमें मैंने ये पाया है कि ये जो हमारे ज्योतिष का एक बड़ा रत्न है, अगर आप हर रोज के जीवन में ज्योतिष के जीवन में उसका उपयोग करेंगे तो बहुत सारी अपनी जो पेनिटेशन यानी जो सघनता है अपनी कुंडली देखने की, वो बहुत ही बढ़ जाती है। और मैं आशा रखता हूँ कि आप भी उस विषय में बहुत ही गहराई में जाएंगे और आप अपनी ज्योतिष विद्या को और भी आगे ला सके, अपनी व्यवहारिक पक्ष का तो अच्छी तरह उसको आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि मेरा खुद का मानना ऐसा है कि जमीनी एस्ट्रोलॉजी हमारी प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में
बहुत ही उपयोग है और बहुत ही जरूरी साधन है। उसके बिना हमारी ज्योतिष विद्या जैसे अधूरे अधूरे मन से सवारी करना जैसा हो गया है। तो मुझे आशा है कि आप लोग ये विषय को आप गंभीरता से सोचेंगे और आगे बढ़ाएंगे। मुझे शांति से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।